Hello everyone and welcome back to IT Point Physics lecture. See, today what we are going to do, today we will study introduction of gravity. Okay. So first question arises, like you can ask, sir, what is gravity? Gravity का मतलब क्या है? Then let me tell you, बहुत सिंपल डेफिनेशन है. Gravity is the force which pulls each and every object in downward direction. बट इफ आई से कि ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो सारी चीजों को नीचे की तरफ पुल करता है, तो ये डेफिनेशन 100% करेक्ट नहीं होगी. क्योंकि अगर बात की जाए ग्रेविटी की, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट डज मच मोर देन पुलिंग थिंग्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. हाउ? याद करो बेसिक लेक्चर में मैंने तुम लोगों को क्या बताया था बच्चों? बेसिक लेवल में मैंने तुम्हें समझाया था कि सबसे पहले इनिशियली जब आपका यूनिवर्स क्रिएट भी नहीं हुआ था, तो जितना भी मास था, जितना भी मैटर था, द एंटायर मैटर एक जगह पे आपका कंसंट्रेटेड था. देन व्हाट हैपेंड? बूम. व्हाट हैपेंड? बूम. और बूम के साथ ही पूरा का पूरा मैटर आपका यूनिवर्स में क्या किया? स्प्रेड होता गया. क्या होता गया? पूरे के पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड होता गया. सो मैं ये कह सकता हूं कि जितना भी ये मैटर है जो हमारा प्रेजेंट वर्ल्ड है, अर्थ, यू ऑल ऑफ यू नो ना कि अर्थ किसके अराउंड रिवॉल्व करती है? यस, योर आंसर इज राइट. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन. बट व्हाई? द क्वेश्चन अराइजेस कि अर्थ सन के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व करती है? या जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें जितने भी प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे सन के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं? द आंसर इज ड्यू टू ग्रेविटी. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि हमारा ये जो सोलर सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है, दैट इज ओनली एंड ओनली ग्रेविटी. इन फैक्ट आई टोल्ड यू, ग्रेविटी डज मच मोर देन दिस. इट होल्ड्स गैलेक्सीज टुगेदर एज वेल एज जो एंटायर यूनिवर्स का आपका स्ट्रक्चर है, वो किसकी वजह से है? दैट इज ड्यू टू ग्रेविटी. न्यूटन ने प्रपोज किया था ग्रेविटी की इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को. बट अगर आप हायर लेवल पे जाते हैं तो और एडवांस लेवल की थ्योरी आ चुकी है. किसने प्रपोज की थी? लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. फिलहाल अभी मैं बता देता हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन. उन्होंने प्रोवाइड की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके बेसिस पे उन्होंने स्पेस और टाइम को एक साथ कोरिलेट किया. अब बच्चों देखो, स्पेस और टाइम का चक्कर क्या है, इसको अगर अपने को समझना है, यस वी कैन अंडरस्टैंड इट, नो प्रॉब्लम, but it's out of syllabus. That's why हम लोग बच्चों उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे. But still if you have some time, मैं अलग से एक लेक्चर बना करके ट्राई करूंगा कि इसको मैं YouTube पे क्या करूं बच्चों? अपलोड करूं. सो स्पेस टाइम फैब्रिक की बात नहीं करते हैं, वो एडवांस लेवल की स्टडी हो जाएगी. अभी हम बेसिक चीजों पर फोकस करते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेविटी? सी हियर, इफ आई टेक इट लाइक दिस एंड सिंपली लीव इट, what happened? It moves in downward direction. Due to which force? Due to the force of, yes you are right, due to the force of gravity. Okay. So, अब ग्रेविटी को हमें बेसिक वे में क्या समझना है, कैसे समझना है, वो इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम लोग फोकस करते हैं. चलो बच्चों बोर्ड पे देखो. वन डायमेंशनल मोशन हम ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुके थे. जो भी बॉडी थी हमारी या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी. मोर स्पेसिफिकली आइदर इट वाज मूविंग इन प्लस एक्स और इन माइनस एक्स. एंड व्हाट वाज गोइंग ऑन? इसकी वेलोसिटी कभी इंक्रीज हो रही थी, हमने क्या कहा? बॉडी इज पॉजिटिवली एक्सेलरेटेड. कभी इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, हमने क्या कहा? बॉडी वाज नेगेटिवली एक्सेलरेटेड. दैट इज ऑल्सो नोन एज डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. सेम थिंग. इनफैक्ट कई बार बॉडी की वेलोसिटी आपकी क्या थी? कांस्टेंट. तो उस मोशन को हमने क्या कह दिया था? यूनिफॉर्म मोशन. नाउ यहां पे हम क्या करने वाले हैं? वंस अगेन वी विल टेक हेल्प ऑफ, यू नो द पर्सन ना, बताओ ना. यस, द नेम ऑफ द पर्सन इज मिस्टर ए एंड ही विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्रेविटी. तो बच्चों देखो, दो चीजें हमेशा क्लियर रखना. कई बार कुछ बुक्स में मैंने देखा है, समटाइम्स दे टेक द वैल्यू ऑफ जी एज पॉजिटिव and sometimes they take the value of g as negative.
लेट मी टेल यू, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसे हमें कब पॉजिटिव लेना है और कब नेगेटिव लेना है वो हम सिंपली डिसाइड करेंगे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से, विच मींस एनीथिंग विच इज इन प्लस एक्स डायरेक्शन दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और कोई भी चीज जो माइनस एक्स डायरेक्शन में है उसको बच्चों हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव। अगर प्लस वाई डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव और माइनस वाई डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। एंड ऑल ऑफ अस नो कि जो डायरेक्शन होती है आपकी स्मॉल जी की, इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज नो मैटर व्हाट, if you throw a stone in downward direction it will go in downward direction, but if you throw a stone in upward direction, after some time its velocity will become zero, and once its velocity becomes zero then it will start to fall in downward direction. So simply we can say, look at here, जब इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है स्टिल जो जी इसके ऊपर एक्ट कर रहा है वो किधर है, डाउनवर्ड। मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी तो बच्चों ऊपर है लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, मींस व्हाट विल हैपन, सिंपली जैसे जैसे पार्टिकल मेरा ऊपर जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा व्हेन द पार्टिकल विल रीच एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, इट्स वेलोसिटी विल बिकम जीरो। यस, जैसे जैसे पार्टिकल हमारा ऊपर जाएगा इट विल लूज इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली रिड्यूस होगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बच्चों कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, द पार्टिकल विल अगेन कम बैक टू अर्थ लाइक दिस। लेट मी assume this point is A, topmost point is B and this particular point is C। अब इस चीज को ध्यान से समझना, जितनी भी चीजें हमने अभी तक स्टडी की है उसको हम लोग फटाफट रिकॉल करते हैं। सबसे पहले देखो, लेट मी आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, पार्टिकल को लिया हमने ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया, पार्टिकल गया ऊपर और ऊपर से आया नीचे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? यस, योर आंसर शुड बी जीरो, बिकॉज पार्टिकल हमारा जिस पोजीशन से लॉन्च हुआ था वो उसी पोजीशन पे वापस आ गया है, दैट्स व्हाई स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम है। और अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बच्चों सेम होते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस हम कितनी कंसीडर करेंगे, जीरो। नेक्स्ट थिंग, सपोज दिस हाइट इज h एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस? रिमेंबर व्हाट वाज डिस्टेंस? डिस्टेंस वाज एक्चुअली द रियल पाथ लेंथ। तो यहां पे बच्चों रियल पाथ लेंथ क्या होगी? सबसे पहले ये h हाइट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, देन इट कम्स बैक, जूम, मींस एक्चुअल पाथ h is here, so total distance would be 2h. Now next question, if I ask you what is the value of average velocity, what should be your answer? Recall the formula. Average velocity was total displacement divided by total time, and if you see the figure, what is the value of total displacement? Zero. And if see here, V average, this was equals to total displacement divided by total time. Now total displacement is zero, so our final answer is zero. So what we can say, average velocity of this particle during the entire motion will be equals to zero. What will be average speed? See here, average speed. Average speed का बच्चों फॉर्मूला क्या था, फटाफट रिकॉल करो। It was total distance divided by total time. और टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी है? टोटल डिस्टेंस है, एक बार जब ये ऊपर जा रहा है h, and once it falls down again h, so total distance is 2h divided by total time. Now how to calculate total time? टोटल टाइम हमें कैसे निकालना है वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन सबको दोबारा से क्या किया, रिकॉल किया। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, देन ऑलवेज रिमेंबर इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। कोई भी पार्टिकल, एनी एक्स वाई जेड पार्टिकल, अगर वो हवा में मूव कर रहा है, ठीक है, whatever is the path, suppose if I throw it like this, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाएगा पार्टिकल एंड देन इट विल फॉल डाउन, बट इफ आई मेक अ पर्टिकुलर एंगल like this, okay,
if I launch the particle at an angle 45 degree, what will happen? The particle will follow a parabolic path. And this type of motion is known as, yes, projectile motion. So, if I ask you, what is the acceleration of the particle in both cases? Answer is simply g, small g. क्यों? क्योंकि कोई भी पार्टिकल है अगर वो एयर में मूव कर रहा है, सिंपली इट्स एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू जी. ओके, सो यहां पर देखें पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमेशा जी के बराबर होगा. अब देखो कुछ और फैक्ट्स ध्यान देते हैं. क्या बताया था मैंने? रिकॉल करो लेक्चर को. इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैज सेम डायरेक्शन, क्या होता था बच्चों? पार्टिकल की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती थी, right? But if particle's velocity and acceleration, they have opposite direction, then what will happen? The velocity decreases continuously, and after some time its velocity becomes zero. See here, the same thing is going on over here. See the motion from this point A up to point B. The velocity is present in which direction? Upward. But acceleration, gravity, is acting upon it in downward direction. That's why its velocity continuously decreases. And at the topmost point, my particle's velocity becomes equals to zero. But see here, velocity is zero. Force is still non-zero. Because remember, if g is present, the particle will always experience a force mg which always acts in downward direction. That's why once the particle reaches at the topmost point, the particle will start to move in downward direction. So let us see, इसमें basic चीज देखें. तो sometimes we are asked to find out the time taken by the particle to reach the surface of the. अब कुछ important points है बेटा, उनको भी देखना ध्यान से. सबसे पहले first basic point. What is first point? First point is, if the particle takes small t time in moving from point A to point B, whatever is the value of small t, it will take the same time in falling downwards from B to C. मतलब समझ में आया? चलो फिर से बताता हूं. कहने का मतलब बच्चों ये है कि अगर पार्टिकल को हमने लॉन्च किया तो पार्टिकल ऊपर जाने में जितना टाइम लेगा, नीचे आने में भी जो टाइम लगेगा पार्टिकल को, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम. Okay, but the condition is the level should be same. Suppose करो बच्चों तुमने क्या किया? If you are standing over a building, एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर के अगर आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये केस डिफरेंट है. ये केस बच्चों क्यों डिफरेंट है? Because levels are different. Here see, starting point is present at this level, ending point is present at this level. So level is different. तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल अगर A से B पॉइंट तक t टाइम में गया है तो B से C पॉइंट तक जो आने में जो उसको टाइम लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू t. दिस विल बी रॉन्ग. व्हाट आई टोल्ड यू, इफ लेवल इज सेम, सी हियर, जिस लेवल से आपने थ्रो किया उसी लेवल में पार्टिकल वापस आ रहा है, तो इस केस में पार्टिकल को A से B तक जाने में जितना टाइम लगेगा, लेट अस अज्यूम द टाइम टेकन इज AB. B से C तक वापस आने में कितना टाइम लगा? The time taken is BC. In that particular case, TAB must be equals to TBC. Now see here, levels are different. And if levels are different, you can say in this case, TAB will not be equals to TBC. First thing clear? Okay. Second point. What about velocity? Okay. Suppose जब तुमने पार्टिकल को बच्चों लॉन्च किया, कहां पे लॉन्च किया था? ए पॉइंट पे. लॉन्च करते ही मेरे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी? u. Once again, same condition will be there. If the levels are same, in that particular scenario, if at starting point if the velocity is u, then जब पार्टिकल अर्थ की सरफेस को आके हिट करेगा, in that case also the velocity of the particle will be u. Okay, so in this case, velocity at point A must be equals to velocity at point C. But
The condition is still there, and what is our condition? That is level particular. That particular level should be same. See here, in this case, can you say UA equals to UC? Can we say? Let me know. Answer is no. If levels are different, velocity cannot be equal. Clear? Next thing, recall the second equation of motion. What was second equation of motion? X equals to ut plus half ad square. बच्चों यहां पे ध्यान दो, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपकी क्या है? x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर. ओके, अब अगर मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करता हूं तो यहां पे चूंकि बेटा मोशन आपका वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, दैट्स व्हाई x को हम रिप्लेस करते हैं x से. Initial velocity will remain same, that is ut. Now what I told you, we will follow Cartesian coordinate system because g is always directed in downward direction. That's why g को हम हमेशा किस साइन के साथ लिखेंगे? Yes, you are right. G will be always taken as negative. So what I will write down, minus a को हम रिप्लेस करेंगे g से, and this will be our equation. अब यहां पे देखो बेटा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है. h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. इस इक्वेशन में स्पेशल चीज क्या है? द स्पेशल थिंग इज t की पावर को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, यहां पे t की पावर को ऑब्जर्व करो. कितनी पावर है बच्चों t की? 2. 2 means what? 2 means recall that particular equation which you have studied in high school, and that is quadratic. Means this particular equation is quadratic in t. It means कि अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे t की हमेशा कितनी वैल्यूज मिलेंगी? Yes, you are right. We'll always get 2 values of time. Now what does it mean? अगर मैं h को कैलकुलेट करूं और इस इक्वेशन को देखूं तो ये इक्वेशन t में क्वाड्रेटिक है. What does it mean? It simply means कि जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टाइम की 2 वैल्यूज मिलेंगी. Which means if I take a particular h, see what I am trying to say. Suppose the question is like this: a particle has been thrown with initial velocity, let us assume 10 meter per second. Find out at what time the particle will be present at a height of, let us assume 5 meters. Okay बच्चों, तो यार एक बात बताओ, अगर मैं 5 मीटर्स की बात करता हूं, सपोज करो दिस पर्टिकुलर हाइट इज 5 मीटर्स. ओके, तो यार अब एक बात बताओ, पार्टिकल 5 मीटर की हाइट पे कितनी बार प्रेजेंट है? यस, इफ यू सी द डायग्राम केयरफुली, व्हाट इज गोइंग ऑन? एट 5 मीटर्स एक बार पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा है. इन द सेम वे एट h इक्वल्स टू 5 the particle is moving in downward direction. So it simply means we will get 2 times. कौन कौन से टाइम होंगे? Let us assume first time is t1 and second time is t2. t1 बच्चों कौन सा टाइम होगा? t1 वो टाइम होगा जब पार्टिकल 5 मीटर की हाइट पे है और पार्टिकल किधर जा रहा है? ऊपर. इन द सेम वे t2 कौन सा टाइम होगा? जब पार्टिकल हमारा 5 मीटर की हाइट पे है एंड इट इज कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. दैट्स व्हाई थ्रू आउट इन मोशन अंडर ग्रेविटी किसी भी XYZ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा आपको टाइम की 2 पर्टिकुलर वैल्यूज मिलेंगी. फर्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? फर्स्ट वैल्यू वो होगी जब पार्टिकल मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, और सेकंड वैल्यू कौन सी होगी? जब पार्टिकल सेम हाइट पे किधर मूव कर रहा होगा? यस, इन डाउनवर्ड direction. Okay, so I hope you understood all these things. अब चलो एक काम करते हैं, कुछ बेसिक से डेरिवेशन कर लेते हैं. बट एक चीज रिमेंबर वन थिंग, हमें किसी भी फॉर्मूले को मगअप नहीं करना बच्चों. फर्स्ट व्हाट वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन इक्वेशंस. जैसे अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट, बट उन फॉर्मुलेस को हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे. क्यों नहीं यूज करेंगे? लॉजिक इज सिंपल, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं विद हेल्प ऑफ इक्वेशंस. इफ यू सॉल्व द इक्वेशंस
then it will help you to boost your confidence as well as clarity of concepts. तो चलो शुरू करते हैं. All of us are ready, yes or no? Obviously we are ready. So let's do it. सबसे पहले देखते हैं A part. Now A part है तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके जी, चलो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ आते हैं. अब यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, सर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? सिंपली बेटा, जब तक पार्टिकल हवा में है, जब तक पार्टिकल एयर में है, जितना टाइम वो कंज्यूम करेगा उसी को हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई पार्टिकल कब तक एयर में है? सी हियर, द पार्टिकल हैज बीन लॉस्ट एट पॉइंट ए. ए से पार्टिकल पहुंचता है बी पे और बी से आता है सी पे. सो सिंपली वी कैन से फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी the particle is present in air and the time consumed by the particle will be known as yes time of flight. अब बच्चों देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं. किसी भी XYZ कंसेप्ट के थ्रू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग क्या हो सकती है? फर्स्ट थिंग ये हो सकती है कि मैंने तुम लोग को क्या बताया, रिकॉल करो. ए से बी तक जाने में जितना टाइम पार्टिकल को लगने वाला है, पार्टिकल सेम टाइम कंज्यूम करेगा फ्रॉम बी टू सी. So what we can do, we can simply calculate the time taken by the particle to move from A to B. और जो भी टाइम आता है उसको क्या कर ले? डबल कर ले. क्लियर? या फिर we have another option कि हम A से लेकर के C तक के पूरे मोशन को क्या करें? एनालाइज. बट बिफोर दैट, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी अपने को करना है तो बेटा इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम कैसे चेंज करेंगे? सिंपली डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखना है? H से. ठीक है जी. एक्सेलरेशन किस में चेंज हो जाएगा बेटा? माइनस जी, बिकॉज जी इज ऑलवेज डायरेक्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो इफ यू वांट टू लर्न द इक्वेशन, सी हियर, फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी आवर फर्स्ट इक्वेशन विल बी v इक्वल्स टू u माइनस g. इक्वेशन ऑफ मोशन में बच्चों क्या देखा था? v इक्वल्स टू u प्लस at. a को रिप्लेस कर दिया माइनस g से. दैट्स व्हाई व्हाट वी आर गेटिंग v इक्वल्स टू u माइनस g. नाउ सेकंड वन, x को हम बच्चों किससे रिप्लेस करेंगे? यस, h से. तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर. करेक्ट. व्हाट अबाउट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वुड बी v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस g. So whenever we will solve a problem based upon motion under gravity, we will use these three equations. अब बच्चों देखो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाल सकते हैं? दो तरीके से बताता हूं मैं. लेट मी टेक द मोशन फ्रॉम ए टू बी. मतलब क्या करना है? ए से बी तक को हमें एनालाइज करना है और बच्चों जो भी टाइम आएगा उसे सिंपली हम क्या कर देंगे? डबल कर देंगे. देखो ध्यान से, अगर मैं ए से बी तक देखता हूं, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्टली, किसी भी XYZ प्रॉब्लम को बच्चों सॉल्व करना है, तरीका मैंने क्या बताया था? इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम करेक्टली, व्हाट आर द प्रोसीजर्स? फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम, राइट डाउन द डेटा. 99% प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी अगर इन दोनों बेसिक स्टेप्स को तुम फॉलो करते हो. तो देखो यहां कैसे बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना. ठीक है? क्या बताया भाई अपने को? ए से बी तक एनालाइज करना है. अब ए से बी तक जब मैं देखता हूं तो मुझे क्या पता है? सबसे पहले मैंने देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि मुझे पता है इनिशियल वेलोसिटी u. सो आई विल राइट डाउन इनिशियल वेलोसिटी u. क्लियर? ओके. नेक्स्ट बच्चों देखते हैं क्या पता है हमें. नेक्स्ट थिंग वी नो अबाउट व्हाट? ग्रेविटी. यस, वी नो अबाउट g. हमें पता है g लग रहा है एक्सेलरेशन. नेक्स्ट पैरामीटर बच्चों अपना क्या हो जाएगा? टाइम, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. एंड द फाइनल वेरिएबल वुड बी, सी हियर, एट बी पॉइंट. एट बी पॉइंट, बिकॉज पार्टिकल स्टॉप्स, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एज 0. सो v इक्वल्स टू 0. सी हियर, शुरू में हमें नहीं पता था कि हाउ टू कैलकुलेट, बट जैसे ही तुम ये डेटा लिखते हो, जैसे ही तुम ये सारे वेरिएबल्स लिखते हो, immediately you recall u, v, g and tu. Which equation? Yes, first equation of motion. What will be first equation of motion? V equals to u minus g.
क्या किया हम लोगों ने, जो भी डेटा था वो डेटा लिख दिया, सिंपल। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दी बच्चों। अब देखो v की वैल्यू कर देते हैं 0, u विल बी एज इट इज u माइनस gt, सो फ्रॉम हियर वी गेट t इक्वल्स टू u बाई g। कौन सा टाइम है बच्चों, ये वो टाइम है जो पार्टिकल कंज्यूम करेगा इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। सो TAB इक्वल्स टू u बाई g। सो दैट्स वाई जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जिसको मैं कैपिटल T से लिखूंगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल T इक्वल्स टू ट्वाइस AB, मीन्स इट विल बी इक्वल्स टू 2u बाई g। सो दिस विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर ए पार्टिकल if you throw it from ground, okay? So time of flight comes out to be t equals to 2u by g। Now क्या बताया था मैंने, बड़ा एक सिंगल मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स पॉसिबल हैं सेम थिंग को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट थिंग मैंने क्या कहा, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं A से B तक। What will happen if I analyze the same motion from A to C? Do we have the same results or different one? Let's check. See here, if I analyze the motion from A to C, चलो बच्चों A से C तक देख लेते हैं। A to C, what will happen? Once again, initial velocity is 0. Clear? Second point, gravity is g. Third point, time of flight we are supposed to calculate, that is unknown. And what about v? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर भी वेलोसिटी आपकी यू ही होगी, ये हमें पता है, लेकिन एडिशनल चीज हमें ये पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने तुम्हें बताया था, उसको रिकॉल करो। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? यस, द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल्स टू 0। 0 क्यों होगी बच्चों? क्योंकि जहां से तुमने पार्टिकल को थ्रो किया, पार्टिकल उसी पॉइंट पे वापस आ गया, दैट्स व्हाई h comes out to be 0। नाउ which equation we are supposed to apply? Simply अपने को सोचने की जरूरत नहीं है, simply look at the data। और ये डेटा हमसे क्या कहता है, ये डेटा ये कहता है कि h है, u है, g है, t है, which means कि आपको अप्लाई करना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या हो जाती है, ये हो जाती है h इक्वल्स टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। क्लियर? h की वैल्यू बच्चों कर देते हैं 0, ये बन गया ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। 0 इक्वल्स टू टेक t कॉमन, u माइनस gt डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे देखो दो चीजों का प्रोडक्ट है। सो इफ यू मल्टीप्लाई टू फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट विल हैपन इफ आंसर इज 0? आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकेंड वन इज 0 और बोथ ऑफ देम आर 0। तो चलो एक काम करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। इफ द फर्स्ट वन इज 0, टाइम पीरियड इज 0, इज दैट पॉसिबल? एब्सोल्युटली नो। क्यों यार? क्योंकि अगर टाइम पीरियड ही 0 हो गया, विच मीन्स पार्टिकल आपका मोशन नहीं कर रहा है, पार्टिकल आपका सिंपली बच्चों क्या है, स्टेशनरी। इफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज 0 मीन्स पार्टिकल इज नॉट मूविंग एट ऑल। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, चूंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैथमेटिकली t इक्वल्स टू 0 इज राइट, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट, t इक्वल्स टू 0 इज नॉट अ राइट आंसर। Why? Because time of flight cannot be 0. So if t equals to 0 is not a possibility, which means our second term must be equals to 0, which means u minus gt by 2 equals to 0, and t comes out to be 2u divided by 0. So see here, what's going on? If you follow the first method or the second method, what we are having? Same results. क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर व्हाट आई प्रॉमिस्ड यू? आई प्रॉमिस्ड यू दैट वी विल डिराइव ईच एंड एवरी रिजल्ट, बट कोई भी फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है। क्योंकि कब यूज नहीं करना है? व्हेन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्लियर? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अगर कंसेप्ट बिल्डअप करना है तो फॉर्मूलों का रट्टा मारने की हैबिट हमें छोड़नी पड़ेगी और हमें इक्वेशंस के थ्रू कंसेप्चुअल बेसिस पे
क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। सो आई होप हाउ टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट ये तुम सबके समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं, किधर मूव ऑन करेंगे, अप टू द मैक्सिमम हाइट। सो सी हियर टाइम ऑफ फ्लाइट इज ओके, सो लेट्स रब दिस। चलो भाई टाइम ऑफ फ्लाइट बाय बाय टाटा। नाउ maximum height, see here maximum height, okay। अब बेटा इसमें देखो बहुत सिंपल सी चीज है। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या हुआ कि जब पार्टिकल को आपने थ्रो किया तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कहां तक जा रहा है। सी हियर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, मोशन को हमें कहां से कहां तक एनालाइज करना है। आंसर इज सिंपल, फ्रॉम ए टू बी। सो लेट्स एनालाइज द मोशन फ्रॉम ए टू बी। ओके, अब मैं अगर इसको देखता हूं ए से बी तक, व्हाट आई सी, फर्स्ट वी राइट डाउन द वेरिएबल्स। वी सी इनिशियल वेलोसिटी इज u and final velocity is 0. h is supposed to be calculated and gravity is always present. Clear? Now look at the variables. क्या ये देखते ही अपने को समझ में आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है अपने को, u, v, g and h, which simply means which equation we are supposed to apply. Yes, you are right, third equation of motion. Clear बच्चों? So let's write down third equation of motion. चलो भाई क्या होती है, v square equals to u square minus 2gh. Final velocity comes out to be 0, u square minus 2gh. So from here h comes out to be u square divided by 2g, and this is our desired result. So if you know initial velocity, by applying this particular formula u square by 2g, you can calculate maximum height. तो बच्चों हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके अलावा हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया मैक्सिमम हाइट। ओके, बट क्या इन फॉर्मुलेस का यूज करेंगे हम क्वेश्चन में डायरेक्टली? आंसर इज नो। हम कंसेप्चुअल बेसिस पे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्वेश्चन मैं चूज करता हूं, लेट मी टेक वन क्वेश्चन, और उस सिंगल क्वेश्चन की बेसिस पे आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी एबल टू सॉल्व। एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? लुक एट द बोर्ड, सी। ओके, चलो भाई शुरुआत करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स की, बिकॉज आई टोल्ड यू थ्योरी इज इंपॉर्टेंट बट सॉल्विंग द क्वेश्चन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां पर देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले सिंपल ले या थोड़ा सा टफ ले। चलो एक काम करते हैं, सिंपल से ही शुरू करते हैं सो दैट कि ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके, क्वेश्चन इज लाइक दिस। क्या हो रहा है, वंस अगेन वी हैव अ पर्सन मिस्टर ए एंड ही थ्रोज अ बॉल इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर बच्चों? एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड। क्या होगा, बॉल आपकी ऊपर जाएगी, कहां तक पहुंचेगी, टॉप मोस्ट पॉइंट तक, एंड देन इट विल कम बैक। क्यों? क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चों वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड द क्वेश्चन इज लाइक दिस, ए पार्ट, कैलकुलेट velocity at t equals to, okay, let me assume 0.5 second and t equals to 1.5 second. Clear? चलो बच्चों शुरू करते हैं। ए पार्ट है अपना, अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है 0.5 सेकेंड, as well as you are supposed to calculate velocity as t equals to 1.5 second. How to calculate this? Simple. What was our first step? Draw the diagram. What was our second step? Write down the variables. We have already done it. ठीक है? So see here, initial velocity u is given as 10 meter per second. Gravity g, let's take its 10 meter per second square. See here, let me tell you one more thing. बेटा जी की जो जनरल वैल्यू हम लेकर के चलते हैं,
जनरल वैल्यू वो होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट क्या जी की वैल्यू हमेशा 9.8 ही रहती है? आंसर इज नो। इफ यू आर मूविंग अपवर्ड और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस कंटिन्यूअसली। सो दैट्स व्हाई ये जो वैल्यू है 9.8 दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यू। 10 हम क्यों एज्यूम कर रहे हैं? सो दैट आवर कैलकुलेशंस विल बी इजी। Okay, so see here, u equals to 10, g equals to 10. What we are supposed to calculate velocity and at what time? At t equals to 0.5 second. ठीक है, ओके जी। अब मैंने क्या बताया था? I told you, look at the variables. Variables को बच्चों देखो और डिसाइड करो कौन सी इक्वेशन लगानी है। मैंने वेरिएबल्स को देखा u, v, g and t, which tells me कि अपने को यूज करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। सो v कम्स आउट टू बी u कम्स आउट टू बी 10 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 एंड दिस कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ लुक एट द डेटा। बच्चों मैंने क्या बताया था? वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। If its value is positive, what does it mean? It simply means, because velocity is positive at 5 meter per second, it simply means the particle is moving in which direction? Upward direction. So we can say, suppose at this point time comes to be 0.5 second. Then at this point the particle is moving in upward direction having velocity 5 meter per second. Remember, velocity comes out to be positive, which simply means particle is moving in upward direction. Now come back to the second part. Suppose if t equals to 1.5 second. In that case, if you apply the equation v equals to u minus gt, so u comes out to be, what is u? 10 minus 10 into 1.5. And look at this value, 10 minus 15, and this comes out to be minus 5 meter per second. Now, what does it indicate? We are having a minus sign. Minus का मतलब बच्चों क्या हो गया? Minus simply means the particle is moving in downward direction. So we can say at this point, if t equals to 1.5 second, the particle is simply moving in downward direction having velocity 5 meter per second. नेगेटिव साइन मैं क्यों नहीं अप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, यहां पे फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों चीजों का बेसिक फंडा अलग है। इन मैथ्स यू कैन से +5 is greater than -5, right? But in physics, +5 and -5 basically are same in magnitude. Plus and minus sign only indicates direction. If the quantity has positive sign, it simply means it's moving in upward direction or in plus x direction. If the velocity is -5, it simply means the particle is moving either in minus x direction or in minus y direction. But according to the magnitude, both will have same velocity. Okay, so I hope you understood this particular problem. Try to copy it and then we will continue. Okay, see here. I hope तुम सब लोगों ने कॉपी कर लिया होगा. So let's move to the next problem. See here. अब बच्चों एक काम करते हैं, ये तो बेसिक लेवल की प्रॉब्लम होगी. अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. ठीक है जी, यहां पे ध्यान दो. इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं. चलो देखो बोर्ड पे. नाउ व्हाट इज गोइंग ऑन? पहले मिस्टर ए फ्लोर के ऊपर खड़े थे. नाउ मिस्टर ए हैज डिसाइडेड कि चलो एक काम करते हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर चलते हैं और बिल्डिंग के ऊपर जाकर के लेट्स थ्रो स्टोन्स. किसके ऊपर फेंक रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन पत्थर फेंकने का शौक है इनको, बहुत मजा आता है मिस्टर ए को स्टोन थ्रो करने में. सो लेट्स हैव अ बिल्डिंग just like this. Okay, and the height of the building is given as h equals to 100 meters.
ओके जी, और यहां पे कॉर्नर पे आ गए हैं अपने प्यारे मिस्टर ए, एंड व्हाट ही इज डूइंग, ही इज थ्रोइंग अ स्टोन हैविंग इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड. What will happen? The particle will move in upward direction and then it will come back. कहां पे आएगा? अर्थ के ऊपर. Okay. So let me describe the motion. At this point, velocity is 20. As soon as the particle starts moving in upward direction, the velocity will continuously decrease. And at the topmost point, बच्चों velocity की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Yes, you are right. The velocity comes out to be 0. Okay, and after this point, G continuously acts in downward direction. Velocity and acceleration have same direction. That's why जो अपने velocity की वैल्यू होगी वो बच्चों continuously क्या होती जाएगी? Increase. So जब particle नीचे आकर के अर्थ की सरफेस को हिट करेगा, obviously what will be its velocity? The velocity will be 20 meter per second or different. Answer is different. It will be greater than this 20 meter per second because I already told you. What I told you? I told you if level is same, the velocity will remain same. Which simply tells me what? Which tells me at this particular level. See here, यहां पे हमने पार्टिकल को लिया और पार्टिकल को बेटा ऊपर की तरफ क्या कर दिया? थ्रो कर दिया. अब अगर पार्टिकल सेम लेवल पे आएगा, once it reaches the same level, it will have velocity once again 20 meter per second. So here, without doing any calculation, we can tell once particle reaches at the same level, it will have the same velocity. Okay, बच्चों, clear हो गया? So, if I want to solve this question, बेटा solution तो बाद में देखेंगे, पहले question देख लेते हैं, right? So, let us take A part. फर्स्ट बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैपिटल टी, एंड कैपिटल टी सिंपली मींस वी हैव टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, व्हिच मींस वंस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी, सो वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट मींस टी ए बी सी. क्लियर? सेकेंड पार्ट व्हिच वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट, दैट इज द वेलोसिटी when the particle reaches at the bottommost point. Means at bottommost point, that is C, which simply means कि जब पार्टिकल आकर के मेरा अर्थ की सरफेस को हिट करेगा तो C पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? दैट वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट. नाउ यहां पे ध्यान दो. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ए पार्ट. तो बच्चों देखो, ए पार्ट को सॉल्व करने के क्या क्या फंडे हो सकते हैं. वंस अगेन आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन टू वेज. First way, if I want to calculate the time taken by the particle from A to B and B to C, I can divide the whole motion into three parts. First, from A to B, let's calculate the time taken by the particle in moving from A to B, which is represented by TA. अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चों हम लोग? B से C, let's take this point D. B से D तक आने का टाइम निकाल लेते हैं, दैट इज सिंपली TBD. एंड आफ्टर देन व्हाट वी विल डू, D से C तक आने का टाइम निकाल लेते हैं, दैट इज TDC. अभी हम लोग बेसिक वे में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. अब इसके बाद मैं तुम लोग को एक बहुत ही सिंपल सी शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूं, बट पहले बेसिक मेथड देख लेते हैं. अगर मैं A से B तक का टाइम निकालना चाहता हूं, सी व्हाट आई विल डू, सेम स्टेप what I told you, right? Draw the diagram, which we have already done. Second step, write down the data. तो डेटा देख लेते हैं. A से B तक what we are supposed to calculate time. चीजें क्या क्या पता है अपने को? U equals to 20 meter per second and final velocity is 0 and G equals to 10 unit meter per second square. So if I look at the data, what I found out, V, U, G and T, which simply means first equation of motion. So I will write down V equals to U minus GT. Final velocity comes out to be 0, U comes out to be 20, minus 10 into T. So from here T comes out to be 2 seconds.
What does it mean? It simply means कि जो भी अपना पार्टिकल है जब ये A से B तक बच्चों जाएगा तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा? 2 seconds. Okay, good. Now let's calculate B to D, which means we are supposed to calculate TBD. अब देखो फिर से बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं? एक काम तो हम लोग ये कर सकते हैं कि यहां से यहां तक एनालाइज करें इक्वेशंस के थ्रू, बट why to waste time? Because I already told you, if you throw a particle from a surface, और अगर लेवल अपना सेम है, it will take the same time in moving from bottommost point up to the topmost point, then topmost point to the bottommost point. So see here, A and D, all these points are present at same level, which simply means what? कि A से B तक जाने में जितना टाइम लगा, B से D तक आने में उतना ही टाइम लगेगा. That's why directly I can write down 2 TBD will also be 2 seconds. Clear? See here. If you know the basic facts, तो बच्चों कई बार प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी हो जाती हैं. अब देखो अपने पास लास्ट सेक्शन क्या बचा? DC. So let's calculate TDC. How to calculate TDC? Simple. Once again, what we will do? We will write down the variables. We will write down all the information which has been provided. क्या क्या इंफॉर्मेशन बच्चों प्रोवाइड की गई है? पहली चीज जो मुझे पता है वो है U will be 20 मीटर पर सेकेंड. At which point? At this point D. Second case, we are supposed to calculate T. Third point, what about gravity? We already know this. That is 10 meter per second square. Now, last thing, from D to C. अब ये बेटा स्पेशल केस है, ध्यान से देखना. अगर मैं D से C की बात करता हूं तो क्या मैं डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस कवर अप कर रहा है? यस, यू आर राइट. आई विल राइट डाउन h equals to 100 meters. But guys, we have a little bit problem. And what is that problem? If you write down h equals to 100, it's simply wrong. अब बच्चों ये wrong क्यों हो गया? क्योंकि मैंने तुम लोग को बताया था कि displacement, velocity, acceleration, all these are vector quantities. और अगर आप इन वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, you have to see for its direction. And if I see the direction, if the particle is moving in downward, see here, if the particle is moving in downward direction, according to our Cartesian coordinate system, if any particle is going in downward direction, it will be considered as negative. So displacement is a vector, and because the particle is moving in downward, see here, in which direction? Downward. तो downward direction में जो 100 मीटर के डिस्प्लेसमेंट है, इसको बच्चों हम लोग क्या लेंगे? We will take it as negative. So before h equals to 100 meter, I will put a negative sign over there. Clear? ये चीज हमेशा ध्यान रखना. मैक्सिमम स्टूडेंट इसी पॉइंट पे आकर के एरर करते हैं. जब भी नीचे की डायरेक्शन में बच्चों पार्टिकल जाएगा, h will always be taken as negative. Okay. अब यहां पे देखो HUGNT, इमीडिएटली मेरे दिमाग में क्या आता है? I have to use second equation of motion. And what is second equation of motion? H equals to ut minus half gd square. चलो बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. h की वैल्यू minus 100, ut which is 20 into t minus 5 into t square. Okay, let's take 5 common. Minus 20 equals to 4t minus t square. Let's make it in a proper quadratic form. T square minus 4t minus 20 equals to 0. अब यहां पे अगर इसको सॉल्व करना है तो आप फैक्टर भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं. सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. T will be minus, remember the formula? What was the formula? Alpha or beta minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So let's apply it. Minus b, from here you can say, if you compare from the equation ax square plus bx plus c, let's do it. Ax square plus
Vx plus c equals to 0. So from here do the comparison. A equals to 1, B equals to -4 and C equals to -20. So substitute the values. T comes out to be minus B, which comes out to be 4, plus minus under root B square 16 minus 4AC, which comes out to be 80. Divided by 2A, which comes out to be 2. So 4 plus minus under root 96 divided by 2. Now root 96. What I am going to do, I will take approximate value. Now how to take approximate value? बच्चों लॉजिक क्लियर है? अगर 9 का स्क्वायर करते हैं it comes out to be 81 और अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो it comes out to be 100. So मैं ये कह सकता हूं जो 96 है it's very close to 10. Try to understand. 8 का अगर हम स्क्वायर 9 का स्क्वायर करते हैं it is 81. 10 का स्क्वायर करते हो 100. So we can say 96 is very close to 100. That's why I will assume, because for simplicity, I will assume this value as 9.8 divided by 2. So this is our approximate value. If we solve it, this will be 13.8 and 13.8 divided by 2 is 6.9 seconds. If I take plus sign, I will get the answer as 6.9 seconds. And if you take minus sign, this will be 5.8, and if you calculate the value, it will be a negative value. And remember, my dear students, time can't be negative. That's why if you take a negative sign, you will have negative value. And if you have negative value, we know time is always positive. It can never be negative. So see here, we have already solved the problem. A से B तक जाने में कितना लगा? 2 सेकेंड. B से C तक D तक आने में कितना लगा? 2 सेकेंड. और D से C तक आने में कितना लगा? 6.9. So if I say what will be the time of flight? 4 plus 6.9, that will be simply 10.9 seconds. And our problem is solved. So let me tell you one thing. Now I am providing you a home assignment. Try to solve the same question by a different method. कैसे करोगे बेटा डिफरेंट मेथड से? सिंपल वे में हम लोग को बच्चों एक काम करना है. हिंट दे रहा हूं मैं केवल तुम लोग को सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है whether you are able to solve it or not. The shortcut is, if you want to find out the time taken by the particle during the entire motion or time of flight, तो बच्चों तुम लोग को एक काम करना है. You simply analyze from A to C. Okay? You simply analyze the motion from A to C. And then try to solve this question. Okay? As well as, first thing, analyze the whole motion, not in parts. Not in terms of A to B, then B to D, then D to C. Directly analyze the motion from A to C. And if you see from A to C, once again nice line, if you see from A to C, look at the board. थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं तुम लोग को. अगर बच्चों हम लोग A से C तक डायरेक्टली देखते हैं तो once again initial velocity u would be 20. G is always 10 meter per second square. Okay. What about displacement? Now this is the tricky part. Try to understand. What is the value of displacement? Recall the definition. What I told you, displacement is the shortest path between starting point and ending point. And how to find out that shortest path? You simply draw a straight line from starting point up to the ending point. तो अगर मैं देखता हूं और फोकस करता हूं तो A है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, C है मेरा एंडिंग पॉइंट. सिंपली मैं A से C को कनेक्ट करूंगा बाय a straight line. And if you draw a straight line, immediately what you observe, the distance between starting point and ending point, when you connect through them a straight line, is 100 meter only. इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पार्टिकल आपका कितना ऊपर गया है. इट डजंट मैटर. बिकॉज सपोज यहां से यहां तक अगर 100 मीटर की हाइट है तो पार्टिकल कम्स बैक एंड एट दिस पॉइंट द ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट बिकम 0. किन पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूं? फ्रॉम A टू B.
दैट्स वाई जो डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा वो डी से लेकर के सी तक का ही काउंट होगा, ए टू डी तक का जो मोशन है वो अपना काउंट नहीं होगा. सो लुक फॉर डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लेंथ if you draw a straight line from starting point up to the ending point. So what I will take, once again I will take h equals to minus 100 meter. Why I am taking a negative sign? Because once again the displacement is present in downward direction and time t is supposed to be calculated. So guys, what you are supposed to do, you will apply second equation of motion, that is h equals to ut minus half gt square, and you will see whether you are having the same answer or different answer. So I hope all of you will be able to solve this problem, as well as you are supposed to calculate VC. VC calculate कैसे calculate करना ये मैं तुम्हें नहीं बताने वाला. That particular part you are supposed to do it by yourself. So I hope that was all from today's lecture. We'll take another lecture based upon gravity, but that we will do in next class. Till then, I hope all of you are happy and safe. Okay then, thank you so much. Bye bye, tata, take care.